Hello everyone. हेलो एवरीवन। जस्ट मैं लिंक शेयर कर दूं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपना जनवरी से अपन जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हुए आए थे, आज तो उसका 50th लेक्चर है। 50th लेक्चर लाइक सिल्वर जुबली ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, the day our constitution was adopted and enacted, 26 November 1949। ठीक है,
शुभ संध्या। ये अभी क्या लोग जुड़े नहीं हैं? हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन 26/11 का भी अटैक हुआ था। उससे हमने काफी सबक सीखे। एनआईए का फॉर्मेशन वाज वन ऑफ दैट। उसी अटैक के बाद एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड हमने इसीलिए बनाई ताकि कोस्टल एरियाज को और प्रोटेक्शन दी जा सके। चलिए जी। और राइट। हाँ जी, थोंगम जी, सिल्वर जुबली। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं देखता हूँ, पिछले क्वेश्चंस आपको पूछूंगा। देखते हैं कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है। ये वाला तो नहीं पूछूंगा, ये वाला बताइए। अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भूदन ग्रोव प्लेक किस कंट्री में अनवील किया है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर दीजिए। कंगम जी, आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। इसीलिए मैं आपसे मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कहूंगा कि इस तरह के वर्ड्स को यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है? ये एक एकेडमिक सेशन है। आप एक ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? एक गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है, कि ये अल्टीमेटली आप ही को बैकफायर करेंगे। तो ऑफिसर बनने का मतलब ये नहीं होता कि एक एग्जाम निकाला और हम ऑफिसर बन गए। उसके लिए एक एटीट्यूड भी डेवलप करना पड़ता है। वही आप, इसी के लिए इंटरव्यू कराए जाते हैं, ताकि हम एक पर्सन का एटीट्यूड देख सकें कि उसका एटीट्यूड भी है कि नहीं है ऑफिसर बनने लायक। तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कोई भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज नहीं करेगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम से बस इसका ध्यान रखिए। चलिए जी। तो इसका आंसर इज इजराइल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर ने भूदन ग्रोव किस कंट्री में अनवील किया है? इट इज इजराइल। इसका आंसर दीजिए। नहीं, ये तो मैं पिछली बार भी पूछा था, मुख्यमंत्री आपके द्वार, ये तो मध्य प्रदेश की है। हाँ। आउट ऑफ 113 कंट्रीज, अभी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 निकाला गया, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, उसमें इंडिया की रैंक बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ये सब करे हुए क्वेश्चन है, ठीक है? करेक्ट आंसर भैया क्या है? 71। ऑलराइट। Which state has announced to add Bhaskarab to Saka and Gregorian eras in its official government calendar? बताइए, ये किस स्टेट ने अनाउंस किया है? हाँ जी, इट इज अनाउंस बाय आसाम। ऑल राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। लास्ट टाइम तक कुछ हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसके भी आगे बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 मलेरिया पे करा था, इसके आगे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करेंगे। Recently, which of the following organization has launched the Dare to Dream 3.0 contest? Dare to Dream 3.0 contest किसने ऑर्गेनाइज कराया है? DRDO, नीति आयोग, इसरो, CSIR? बताइए जी। Dare to Dream 3.0 contest किसने ऑर्गेनाइज कराया है? DRDO, नीति आयोग, इसरो या CSIR? ऑलराइट। हाँ जी। तो बहुमत के साथ करेक्ट आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो देखिए, क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोशिश करती हैं कि इंडिया के लोगों का जो टैलेंट है
उस टैलेंट को हम यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनोवेटिव चैलेंजेस निकालती हैं, हैकाथॉन्स निकालती हैं। टारगेट रहता है कि जो हमारे स्कूल कॉलेज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके हम टैलेंट को नर्चर कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो ड्रीम टू डेयर टू ड्रीम 3.0 भी इसी तरह का एक कॉन्टेस्ट है। 3.0 से आप समझ ही सकते हैं कि ये कौन सा एडिशन होगा, थर्ड एडिशन होगा, ठीक है। इट इज द एम क्या है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटर्स टू अनअर्थ देयर डिसरप्टिव आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। मतलब जमीन के अंदर उनके जो दबे हुए आइडियाज हैं उनको बाहर निकालना है। एज वगैरह ये सब आपके मतलब की नहीं है। तो मेन चीज ये याद रखना है, ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, ये बता सकते हैं? डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट ईयर, डीआरडीओ किस साल में स्टैब्लिश हुआ है? हाँ जी बताइए, डीआरडीओ किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है? हाँ जी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। पहले दूसरी इंस्टीट्यूशंस थी, उनको मर्ज करके अमेलगमेट करके 1958 में हमने क्या बना दिया, डीआरडीओ बना दिया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। द बेबी कोलंबो मिशन, ये एक ही साथ लिखा हुआ है। द बेबी कोलंबो मिशन हैज सेंट बैक स्पॉट्स इमेज ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 82 बेबी कोलंबो मिशन से रिलेटेड है, इसका आपको आंसर देना है। द बेबी कोलंबो मिशन हैज सेंट बैक इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है, बेबी कोलंबो मिशन ने फर्स्ट इमेज किस प्लेनेट की सेंड करी है, मरकरी की। ये पूरा मिशन है किसका, तो यूरोप और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो मिलके एक मिशन चला रहे हैं, बेबी कोलंबो। तो पर्पस क्या, मरकरी को स्टडी करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जितने भी स्पेस वाले मिशन होते हैं, तो मिशन का नाम याद रखिए, कौन सी स्पेस एजेंसी उसको चला रही है उसको याद रखिए, और तीसरा उस मिशन का पर्पस क्या है। पर्पस क्लियर शब्दों में याद रखिए, जैसे किस बॉडी को वो स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सन के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, मार्स के ऊपर है, जैसे ये किसके ऊपर है, मरकरी के ऊपर है। तो किसी भी स्पेस मिशन वाले क्वेश्चन में ये तीन चीजें दिखती, मिशन का नाम, की स्पेस एजेंसी, और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको क्लियर हैं, सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्लैरिटी रहती है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, ये याद रखें वो याद रखें। क्लियर याद रखिए, मिशन कौन सा, बीपी कोलंबो, एजेंसी यूरोपियन जापानीज मिलके कर रहे हैं, पर्पस क्या है, मरकरी, खत्म। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है आपको, इतनी सारी जो रिटन लैंग्वेज है उसको ऑब्जेक्टिफाई करना है, अपने क्रक्स बनाने, अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने, इसको कंप्रेस करना आपको, ये सारा मटेरियल। ठीक है, इसी तरह से लोग इसको याद रख पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
Which edition of the India UK joint company level military training Ajaya Warrior exercise has commenced at Chaubatia, Uttarakhand? बताइए. Which edition of the India UK joint company level military training Ajaya Warrior exercise has commenced? हाँ जी, यूरोप की ईए से है वो, सॉरी, हाँ यूरोप की ईए से है और जापान की जाक्सा है. क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर दीजिए. विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग अजय वॉरियर एक्सरसाइज कमेंस एट चौबाटिया, उत्तराखंड? ये क्वेश्चन नोटिस करिए, किसका है? मिलिट्री एक्सरसाइज का है. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो रही है तो करंट अफेयर्स में भी इसलिए ज्यादा दिख रही है आपको. करेक्ट आंसर बताना है. करेक्ट आंसर इज, कौन सी ये एक्सरसाइज है? ये 6th एडिशन है. ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? अजय वॉरियर. तो एक्सरसाइज में भी यही याद रखिए, एक्सरसाइज का नेम, किन कंट्रीज के बीच हो रही है और कौन सा एडिशन हुआ है. ठीक है, और प्लेस कहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज. तो अजय वॉरियर तो इंडिया में हो रही है. अब एग्जैक्टली उत्तराखंड वगैरह आप ना भी याद रखें तो चल जाएगा, मेन ये याद रखना है कहाँ हो रही है. इंडिया में हो रही है. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. Guru Ghasidas National Park and Tamor Pangla Wildlife Sanctuary have become the new tiger reserve of छत्तीसगढ़. एक्चुअली में एक नेशनल पार्क है आपका गुरु घास छत्तीसगढ़ का. ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है. छत्तीसगढ़ और इधर कौन सा स्टेट लगता है? मध्य प्रदेश. तो इसके बॉर्डर पर ही आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क मिलेगा. तो पहले ये इसी का पार्ट होता था, मध्य प्रदेश का. ठीक है, यहाँ पे शायद पेंच टाइगर रिजर्व है, तो जो मध्य प्रदेश वाला टाइगर वो नेशनल पार्क था उसी का ये पार्क था आपका, उसी का हिस्सा था गुरु घासीदास. लेकिन डिवीजन होने के बाद यहाँ पर एक नया नेशनल पार्क क्रिएट हो गया और उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क. पेंच नहीं था, पेंच नहीं था एमपी का. और जो एमपी वाला नेशनल पार्क है उसमें पहले से ही टाइगर रिजर्व था, तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट कर दिया गया? टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये अभी रिसेंटली हुआ है, ध्यान रखिएगा. अब नया टाइगर रिजर्व ऐड हो गया है. एक तो गुरु घासी दासी नेशनल पार्क और तमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला इलाका मिला देंगे तो क्या बन गया? एक नया टाइगर रिजर्व. इससे पहले कितने और टाइगर रिजर्व थे छत्तीसगढ़ में? पहले हमें वो देखना पड़ेंगे, तभी तो हम बताएंगे ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है. तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? तो छत्तीसगढ़ का ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये आपको बताना है. हाँ जी बताइए. नो आइडिया? कोई नहीं, वी विल गिव यू एन आइडिया. हाँ जी बताइए. आई थिंक थर्ड, फोर्थ. इससे पहले तीन टाइगर रिजर्व थे. इससे पहले कितने थे? 3 टाइगर रिजर्व थे आपके छत्तीसगढ़ में, और ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व है. ठीक है, कौन कौन से थे? उदांती सिद्धांती, अचनकमार और इंद्रावती. ठीक है, इंद्रावती हम नेशनल पार्क भी है. इंद्रावती, गुरु घासीदास और एक कांगेर वैली, ये सब क्या है? ये सब नेशनल पार्क्स हैं. तो इंद्रावती पहले से टाइगर रिजर्व था, अब गुरु घासीदास भी टाइगर रिजर्व हो गया. बाकी ये दोनों अलग से याद रखिए, उदांती सितांती और अचानकमार. ठीक है, अचानकमार, जो भी कहना चाहे, ये दोनों कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के. तो 3 ऑलरेडी थे, तो चौथा बन गया आपका गुरु घासीदास नेशनल. इसको अप्रूवल कौन देता है? एनटीसीए देता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको अप्रूवल देता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन रेसलर टू विन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप? बताइए.
हाँ मे बी एग्जैक्ट शायद, हाँ ये 53rd ही है शायद। थुंगम जी कंफर्म है ना थुंगम? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन रेसलर? ये आंसर बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इट इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज दी अंशु मलिक। तो रेसलिंग चैंपियनशिप था 2021 का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो इंडिया के जो रेसलर हैं अंशु मलिक, ठीक है, हैज वॉन द सिल्वर मेडल, ठीक है। ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया, ये याद रखिएगा। कैटेगरी भी पूछ लेता है कभी कभी, वैसे कैटेगरी जनरली नहीं पूछता लेकिन कभी कभी पूछ लेता, तो कैटेगरी भी याद रखने की कोशिश की, ठीक है। यूएस के एक चैंपियन को इन्होंने हराया था, ओलंपिक चैंपियन थे, हेलन लुइस को, और उसके बाद 57 केजी फ्री स्टाइल बाउट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। चलिए जी, अच्छा इसी के साथ साथ मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में आपने पढ़ा होगा कि हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल के रिगार्डिंग हमने एक नया फ्रेश नया बैच क्रिएट किया है। तो अगर कोई हेड कांस्टेबल या फॉरेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा हो, आप लोग कर रहे हो या आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा हो, तो आप लोग उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हेड कांस्टेबल और फॉरेस्टर का एक हमने नया बैच स्टार्ट करा है। क्लासेस उसकी स्टार्ट करेंगे हम मंडे से, ठीक है। मंडे से क्लास होंगी, और कोर्स वैसे ही जैसे ही आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा, जीके, इंग्लिश, और आपका पूरा मैथ्स वाला पोर्शन, ठीक है। जीके में एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, 2000 जीके बूस्टर के क्वेश्चन मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। 2000 जीके बूस्टर के क्वेश्चन मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो ये सारा पैकेज आपको इसी हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर बैच में मिलेगा। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट भी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये जो नंबर है 8076535685, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरी फॉर हेड कांस्टेबल एंड फॉरेस्टर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओह अच्छा ऐसी बात है आलन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। Kanyakumari clove, with its unique qualities like a high concentration of volatile oil content and aroma, has been awarded a GI tag, geographical indication tag. It belongs to which of the following state? ठीक है, जीआई टैग की बात यहाँ पर फिर हो रही है। तो जीआई टैग से रिलेटेड हमने और भी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है, कई बार जब भी आपके ऊपर आपके पास जीआई टैग से रिलेटेड जानकारी आएगी, तो जो फैक्ट्स हमने पहले पढ़े थे जीआई टैग को, आपको वही फैक्ट्स बार बार रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ये कांस्टेंट चीज है, ये बार बार आती रहेगी, तो आपको ये नहीं कि बार बार उसको पलट रहे हैं, देख रहे हैं क्या है जीआई टैग क्या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक जगह पूरे नोट्स बनाते चलने। जैसे जीआई टैग की बात आई, तो जो हम पहले इसी पीडीएफ में जीआई टैग के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसके नोट्स बना लीजिए, तो जब भी जीआई टैग की इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में देखते रहिए, ठीक है। उपांग जी ठीक है, ग्रुप पर भी मैं भेज दूंगा। इसको हमने फेसबुक पे शेयर कर दिया है, ठीक है, ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा आपका। हाँ जी, कन्याकुमारी क्लोव, क्लोव जानते हैं क्या होता है? क्लोव, लौंग। सर लौंग क्या होता है? ये होता है भैया, देखो ये करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु है। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ये अब तो समझ गए होंगे, लौंग चाय वगैरह में डाल के बहुत पीते हैं, कहते हैं कोरोना में फायदा होगा, ठीक है। एक जब हम लोग नाहरलगुन पढ़ाते थे, तो नाहरलगुन में डोनी पोलो में तो हाथी माता पर तो एक चाय वाला था, तो उसने अपनी चाय का नाम ही रख दिया था कोविड 19 टी, मतलब मेरी चाय पियो और कोरोना भाग जाएगा। तो वो क्या करता था, उस चाय में यही सब लौंग, काली मिर्च, यही सब वो डालता था, ठीक है। तो ये लौंग के काफी वैसे ही फायदेमंद होते हैं।
और ये तमिलनाडु की स्पेशल लॉन्ग है। नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्याकुमारी जब वर्ड ऐड कर गया तो कहाँ की बात होगी, तमिलनाडु की बात होगी, ठीक है। तो इसमें तो कुछ दिक्कत थी ही नहीं। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ, जब दांत वांत में दर्द होता है तो कहते हैं लौंग चबा लो, ऐसा। हाँ, शायद इसमें भी फायदा दी, काफी फायदे हैं लौंग के। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इन 2021? What is the rank of India in the latest Henley Passport Index in 2021? All right, 78 या 90? हाँ जी, तो बहुमत आ गई है। 78 नहीं, बटी हुई राय आ रही है। डिवाइडेड वोट्स हैं 78 एंड 90। करेक्ट आंसर इज 90। द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? देखिए होता क्या है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी रेपुटेशन ज्यादा है, तो उन कंट्रीज के सिटीजन्स अगर किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, तो उनका अगर दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट है तो उनको वीजा नहीं लेना पड़ता है। जैसे शुरू से अगर हम समझें, सीन क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है, जैसे आप कंट्री ए के सिटीजन है और आपको विजिट करना है कंट्री बी, तो ए से बी जब आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बी आपको परमिशन तुरंत दे देगा। बी से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ एंटर करने से पहले, फ्लाइट में एंटर करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कहते हैं वीजा। लाइक अ परमिशन टू एंटर इन द कंट्री बी। अब होता क्या है, जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, तो यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बहुत बढ़िया हैं। तो इन्होंने उन कंट्री से कह रखा है कि भाई देखो, हमारा पैसेंजर आए तो उससे तुम वीजा का झंझट मत लेना, वीजा फ्री ट्रैवल कराना, ठीक है। तो अमेरिका के सिटीजन कई कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो नेपाल में हम लोग वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक इंडेक्स है, ये क्या नापता है कि किस किस कंट्री के सिटीजन कितनी कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी होती है वीजा ऑन अराइवल। यानी उनमें क्या होता है, आपको पहले से वीजा लेके रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तुरंत आपका वीजा बन जाएगा। ये भी एक बहुत सहूलियत वाली फैसिलिटी होती है, आजकल कंट्रीज ये ज्यादा प्रेफर करती है, वीजा ऑन अराइवल, ठीक है। जैसे ही पहुंचो वीजा खट से तैयार। तो कोई भी कंट्री के जो सिटीजन हैं कितनी कंट्रीज में विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर चले जाते हैं, उसको नाप के ये लोग क्या बताते हैं, रैंकिंग बताते हैं, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 90, क्योंकि हमारा स्कोर कितना है, 58 है। यानी हमारे जो पैसेंजर्स हैं, हमारे जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो कितनी कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, 58 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं विदाउट ए प्रायर वीजा। और जापान और सिंगापुर, इन दोनों की पोजीशन कितनी है, 1 है पासपोर्ट इंडेक्स में। ये इंडेक्स क्रिएट किसने की? ये एक प्राइवेट पर्सन है, डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन, चेयरमैन ऑफ हेनली एंड पार्टनर्स। हेनली एंड पार्टनर्स की चेयरमैन है, तो इसीलिए इसका नाम भी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये पूरा डेटा रिसीव करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, उसकी बेसिस पे ये रैंकिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन मेरे लिए, क्वेश्चन आपके लिए मेरा ये है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर बताइए। बहुत बढ़िया, यही को। हाँ जी,
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, भैया इसका जो हेडक्वार्टर है ये मिलेगा मॉन्ट्रियल इज a सिटी इन कनाडा, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, इंडियन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो कोई भी इंटरनेशनल संस्था मिले तो खट से उसका हेडक्वार्टर जरूर तलाश कर लेना, क्योंकि हेडक्वार्टर्स पे भी सवाल बन जाते हैं। हालांकि आजकल इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी आ जाते हैं कभी कभी। चलिए जी, तो पासपोर्ट इंडेक्स क्लियर है कि नहीं है? आपको कितनी कंट्रीज में प्रायर वीजा के बगैर एंट्री है, या विदाउट वीजा एंट्री है, या फिर वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, which of the following countries recently won all 8 hockey star awards for the first time in the history of international hockey federation? FHI इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक मैच कराता है हॉकी का, तो उसमें आठों के आठों हॉकी स्टार अवार्ड्स हिस्ट्री में पहली बार जीतने वाला कौन सा कंट्री है? ऑलराइट, कौन सा कंट्री है जिसने आठों के आठों अवार्ड जीत लिए? चलिए जी, तो इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। हाँ जी, रशिया। वैसे हॉकी में अगर कोई जीतने की बात कर रहा है तो जनरली हम क्या आंसर लगाते हैं, और तुक्का सही भी बैठ जाता है, इंडिया। ठीक है, इट इज मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट एक्चुअली में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। ठीक है, जैसे एक मूवी भी बन आई थी सूरमा, ठीक है, दिलजीत दोसांझ की मूवी थी। तो वो मूवी में भी एक हॉकी प्लेयर की कहानी है कि वो कैसे उसने अपनी लाइफ में कितने बड़े चैलेंजेस को फाइट बैक करके वो फिर से हॉकी में कूदता है। ठीक है, तो हॉकी इंडिया में ऑब्वियसली बेहतरीन गेम चलता आ रहा है शुरू। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लॉसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ मिलेगा? लॉसेन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर याद रखिएगा। हॉकी में ज्यादातर अगर इंडिया तुक्का लगा देंगे तो ठीक ही हो जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, कहाँ है भैया? इट इज इन लॉसेन स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, recently which airlines company was purchased by Tata Sons subsidiary company Thales Private Limited? देखिए, हो सकता है एग्जाम में ये लिख के ही नहीं आए टाटा सन्स सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्ट लिख दे टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने किसको खरीदा है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी, टाटा सन की सब्सिडरी है टेलेस। अब टाटा बोल दिया तो आप आंसर लगा देंगे, ठीक है, टाटा बोल दिया तो मुझे पता है आप आंसर लगा देंगे, इट इज एयर इंडिया। बट यहाँ पर मुझे बताना था कि हो सकता है वो टाटा मेंशन ना करे, वो डायरेक्ट बोले कि सिर्फ और सिर्फ टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने कौन सी एयरलाइन खरीदी है। तो या तो आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत है, या फिर आप ये सोचेंगे कुछ पार्ट मिस हो गया है, जबकि ना ही क्वेश्चन गलत है ना ही आपसे कुछ मिस हुआ है। बस मिस क्या हुआ है, हमें ये नहीं पता था सर कि टाटा सन की सब्सिडरी है एक टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने होते हैं इसी तरह से घुमा देते हैं, फिर हम एग्जाम देके निकलते हैं, फिर हम रिव्यू देते हैं सर क्वेश्चन टफ था। ठीक है, तो वो नहीं करना है। चलिए जी, ये पीआईबी में इस तरह की न्यूज भी आई थी। टाटा सन्स एसपीवी, एसपीवी होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है किसी स्पेशल काम के लिए। ठीक है, टेलिस प्राइवेट लिमिटेड विंस बिड फॉर एयर इंडिया। तो फाइनली सरकार के ऊपर से एक बड़ा टेंशन खत्म हुआ, कई सालों से कोशिश कर रहे थे बिक जाए बिक जाए बिक जाए, कोई खरीद नहीं रहा था। फाइनली एयर इंडिया को किसने खरीदा? टाटा ने। और पहले ये टाटा एयरलाइंस ही होती थी, भारत सरकार ने इसको टाटा एयरलाइंस को खरीद के बना दिया था एयर इंडिया, अब ये वापस से फिर से टाटा के पास चली गई। चलिए जी, जिसकी चीज उसी को भावे, काइंड ऑफ उस तरह का सीन हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द विनर ऑफ द 2021 नोबेल पीस प्राइज? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के कई सारे अवार्ड्स देखे थे, जैसे फिजिक्स में देखा था, केमिस्ट्री में देखा था, लिटरेचर में देखा था, अब्दुल रज्जाक थे, है ना। तो आज हम किसकी बात करेंगे? नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे, उसके विनर कौन है?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर बताइए। सी बोल रहे हैं, दिमित्री मुरातोव एंड मारिया रेसा। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सी, मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोव। Nobel Peace Prize 2021 was awarded jointly to Maria Ressa and Dmitry Andreevich Muratov, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आवाज उठाई। मारिया रेसा ने कहां पर उठाई? फिलीपींस में उठाई। ठीक है, कहां पर उठाई? फिलीपींस में उठाई। और डिमिट्री ने कहां पर उठाई? रशिया में उठाई। रशिया में उठाना ऑब्वियसली बड़ी बात है, लेकिन इस टाइम फिलीपींस में भी यही चल रहा है, प्रेस को सप्रेस करने की कोशिश चल रही है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई आपका मारिया रेसा जी ने। ठीक है। अच्छा, फिलीपींस किसी बात पे राजधानी बताइए, कैपिटल। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? कैन एनीवन, है कोई देश का जिम्मेदार नागरिक जो फिलीपींस की कैपिटल बताए? क्या हुआ, कमेंट चले गए? हाँ जी, फिलीपींस की कैपिटल। आपको खानी थी वनीला आइसक्रीम, आप चले गए फिलीपींस की कैपिटल मनीला। ठीक है, नॉट वनीला, इज मनीला। फिलीपींस वाले कह रहे हैं मनीला, मनीला। ठीक है, फिलीपींस घूमने के लिए पैसा चाहिए ना, तो कह रहे हैं मनीला, तभी घूम पाओगे फिलीपींस। चलिए जी। अच्छा, नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसका एक पीपीटी भी बनाया था। ठीक है, तो वो सारा जितना भी कंटेंट था नोबेल प्राइज का, वो मैंने सब यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इसी में आपको पूरा पीपीटी मिल जाएगा फॉर द नोबेल प्राइज। जैसे लिटरेचर में किसको मिलता है? लिटरेचर में मिल रहा है आपका अब्दुल रज्जाक को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद कल हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स में किस किस को मिला? एक देखो, मनावे पढ़ा था, हेजलमैन पढ़ा था और पारिसी पढ़ा था। केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में बेंजामिन पढ़ा था, डेविड मैकमिलन पढ़ा था। मेडिसिन में भी पढ़ा था, डेविड पढ़ा था, आर्डेन पढ़ा था। ठीक है, और अभी अभी हमने किसका नाम पढ़ा? मारिया रेसा का, डिमिट्री मुराटोव। Maria Ressa uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence, and growing authoritarianism in her native country, the Philippines. ठीक है, और मुरातोव ने क्या करा है? Has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. ठीक है, मुरातोव और मारिया रेसा का नाम याद रखेंगे। हाँ जी, हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑलराइट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड, कि ये किसके नाम पे दिया जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। ठीक है, उन्होंने अपनी लास्ट गिविंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून टू अ सीरीज ऑफ प्राइजेस इन फिजिक्स। उन्होंने, उनके बाद उन्होंने जितना पैसा था, उन्होंने कहा कि इस पैसे से क्या करना? प्राइज चला देना, फिजिक्स में चलाना, केमिस्ट्री में चलाना, फिजियोलॉजी में चलाना, मतलब वही मेडिसिन में चलाना, लिटरेचर में चलाना और पीस में चलाना। तो इन्हीं प्राइजेस को क्या नाम दे दिया गया? नोबेल प्राइजेस। तो अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट करवाए थे 27 नवंबर 1859, अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए। फिर इसके बाद 1968 में क्या हुआ? स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक स्टैब्लिश करा स्वेरिजिस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। मतलब पहले इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते थे। ये कब से स्टार्ट हो गए? 1968 से। स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, उसने इसको स्टार्ट करा। ठीक है, अब नोबेल लॉरिएट सिलेक्ट कौन करता है? तो देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन सिलेक्ट करता है? एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, और मेडिसिन के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, वो सिलेक्ट करता है। लिटरेचर के लिए भी स्वीडिश एकेडमी करता है, और नोबेल पीस प्राइज के लिए आपका नॉर्वे सिलेक्ट करता है। ठीक है, बाकी सारे जो आपके प्राइजेस हैं वो स्वीडन में मिलते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्राइजेस आपके स्वीडन में मिलते हैं,
लेकिन एक अकेला प्राइज ये जो पीस वाला है ये नॉर्वे में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है, नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? स्टॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है स्टॉर्टिंग, वो ये अवार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद 1969 से इकोनॉमी में भी नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गए। तो एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज, बाकी सारे कहाँ मिल रहे हैं? स्वीडन में मिल रहे हैं। बस ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये कहाँ पर मिल रहा है आपको? नॉर्वे में मिल रहा है, कि नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है स्टार्टिंग ये इसको आइडेंटिफाई करती। ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है मैथमेटिक्स में, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, हर फील्ड का एक अपना फिक्स प्राइज होता है, सबसे बेस्ट प्राइज। जैसे मैथ्स में फील्ड्स मेडल मिलता है। ठीक है, वो मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज से कम नहीं, फील्ड्स मेडल। जैसे जर्नलिस्ट के लिए होता है पुलिट्जर प्राइज, जो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए एक प्राइज होता है पुलिट्जर प्राइज, वो उनके लिए नोबेल से कम नहीं होता है। तो हर फील्ड का अपना अपना खुद का प्राइज है। अब एक ही आदमी ने थोड़ी ना ठेका ले रखा है ना सबको, क्या कहते हैं, प्रमोट करने का, क्या कहते हैं, सबको अवार्ड देने का। सब अपनी अपनी फील्ड में देते हैं। जर्नलिज्म में पुलिट्जर है, आपका मैथ्स में फील्ड्स मेडल है, बाकी तो अपना नोबेल प्राइज है ही। अब वो बात अलग है, नोबेल प्राइज फेमस ज्यादा हो गया। कल आप ये कहोगे कि फील्ड्स मेडल मैथ्स में ही क्यों मिलता है, फिजिक्स में क्यों नहीं मिलता? तो एक ही आदमी ने थोड़ी ना सारा ठेका ले रखा है। ठीक है, हाँ जी, बुकर प्राइज, लिटरेचर में एक बुकर प्राइज भी बहुत फेमस है आपका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। रिसेंटली मिशन कवच कुंडल स्पेशल कोविड 19 वैक्सीनेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए। रिसेंटली मिशन कवच कुंडल स्पेशल कोविड 19 वैक्सीनेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए। मिशन कवच कुंडल स्पेशल कोविड 19 वैक्सीनेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हाँ जी, ये किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। पर्पस टू रैंप अप द स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, लोग या तो अभी वैक्सीन बहुत तेजी से अभी भी नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक हमारे पास जो वैक्सीन पड़ी हैं वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ऐसे देश में जहाँ एक वक्त में वैक्सीन कम पड़ रही थी, अब क्या हो रहा है, वैक्सीन पड़ी हुई है बट एक्सपायर होने की नौबत आ रही है। तो अभी भी लोग थोड़ा सा स्लो हैं वैक्सीन लगवाने के मामले में। तो इसीलिए वहां की सरकार एक प्लान कर रही है कि जल्दी जल्दी उसको रैंप अप करें, जल्दी जल्दी हम वैक्सीन को लगवाते जाएं। तो ये कहाँ की कहानी हो रही है? महाराष्ट्र की कहानी है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र में ज्यादा फैला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आसाम के, अब वो बन गए यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इजी एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। बताइए, ऐप का नाम पूछ रहा है, ऐप का नाम बताना है। हाँ जी, बताइए। करेक्ट आंसर इज माई पोर्ट ऐप। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? माई पोर्ट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक्स गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा?
Who is the author of the book Economist Gandhi, the roots and the relevance of the political economy of the Mahatma? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन है? ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है। संजय कुमार, संजय कुमार क्यों? हाँ जी, और लोग बताइए बाकी का क्या कहना है। जय तीर्थ राव, हाँ जी भैया, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है जय तीर्थ राव, ठीक है, करेक्ट आंसर है जय तीर्थ राव। दरअसल ये जो बुक है ये गांधी जी के इकोनॉमिक फिलोसफी पे बात करती है। हम लोग जनरली गांधी जी के पॉलिटिकल व्यूज पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ते हैं, उनका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो किताब है ये डील करती है कि गांधी जी की पर्सनैलिटी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म, क्योंकि ये बुक ये शो करना चाहती कि ऐसा नहीं था कि गांधी जी कैपिटलिज्म के कंप्लीटली खिलाफ थे। दिस बुक दैट क्लेम्स दैट गांधी वाज नॉट अगेंस्ट बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट के बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। द ऑथर मेंटेन्स दैट गांधी वाज ए बनिया बाईकास्ट, बाईकास्ट वो बनिया थे। बनिया कौन होते हैं? जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस क्लास होती है कास्ट सिस्टम के हिसाब से वो होते हैं बनिया। तो गांधी जी भी एक बनिया थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। तो यही वो थोड़ा सा प्रूफ करना चाहते हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने क्या क्या फैक्ट लिए, क्योंकि बुक मैंने नहीं पढ़ी है, तो अगर पढ़ूंगा तो जरूर बताऊंगा। तो जो भी उन्होंने अप्रोच लियो तो वो ये साबित करना चाहते कि गांधी जी प्योरली बिजनेस या कैपिटलिस्ट इन सब के खिलाफ नहीं थे, जैसा कि हम लोग जनरली समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि गांधी जी वाज अ प्योरली सोशलिस्ट पर्सन। सोशलिस्ट से वो वाज इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटी। बाकी गांधी जी का जो पॉलिटी का आइडिया था वो और डिफरेंट था कंपेयर टू जो अभी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज से वो आज भी हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, पंचायत एक्ट, म्यूनिसिपैलिटीज, जो ग्राउंड लोकल गवर्नेंस थी, इस पे गांधी जी का बहुत फोकस था कि गांव की अपनी खुद की सरकार होनी चाहिए, उसे मेन सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी किताब है किसने लिखी? जयतीर्थ राव ने। इकोनॉमिक्स गांधी, द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, इमीडिएट एक वर्ड मिस हो गया यहाँ पे, मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है, आईएमपीएस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू, इसके लिए मोबाइल चाहिए होता है। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस की लिमिट पहले 2 लाख थी, अब 2 लाख से करके कितनी हो गई है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, पढ़ा है किसी ने इसको? आईएमपीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है 2 लाख से। हाँ जी, तो 2 लाख से अब लिमिट कितनी होगी? 5 लाख। देखिए, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट के हिसाब से इंडिया में बेसिकली पहले ऑनलाइन पेमेंट के कितने तरीके होते थे? 3 होते थे। अब तो यूपीआई भी आ गया है, बट कुछ साल पहले तक 3 मेजर तरीके होते थे: एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस। एनईएफटी बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस आपने देख लिया, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता था कि एनईएफटी जो है, एनईएफटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई है, ठीक है, मान लीजिए। अब एसबीआई के पास 5 कस्टमर हैं, ठीक है। पहला कस्टमर आएगा, एसबीआई से कहेगा मेरा पैसा इस अकाउंट में भेज दो। फिर दूसरा आएगा, एसबीआई से कहेगा मेरा पैसा इस अकाउंट में भेज दो। फिर तीसरा आएगा, वो कहेगा एसबीआई से मेरा पैसा इस अकाउंट में भेज दो।
तो एक तरीका तो ये है कि एसबीआई क्या करे, जैसे कस्टमर बन जाए खट से उसका पैसा जहां वो बोले भेज दे, कस्टमर टू भी जैसी जाए खट से वो भेज दे, ठीक है। या फिर एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई क्या कर सकता है, हाफ आवर का स्लॉट बनाएगा 30-30 मिनट का। तो 30 मिनट के स्लॉट में जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको इकट्ठा एक साथ डील किया जाएगा। फिर अगले 30 मिनट्स के स्लॉट में जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उनको एक साथ डील किया जाएगा। यानी इसमें पैसा कुल मिला के इंस्टेंटेनियस नहीं पहुंचता है। तो होता है ना, जैसे पोस्टल सर्विस क्या होती है, जब कई सारी पोस्ट इकट्ठा हो जाती तो डाकिया उठा के उनको डिलीवर कर देता है। तो सेम यहाँ पर है कि आपको 30-30 मिनट्स का जो बैचेस बनाया जाता है उसमें जितना भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी वो फुलफिल कर दी जाती है, ठीक है। वापस से आते हैं स्लाइड पे। हाँ जी, तो एनईएफटी में सेटलमेंट हर 30 मिनट पे होता है। आईएमपीएस में तुरंत होता है, रियल टाइम मतलब तुरंत हो जाएगा। आरटीजीएस में भी तुरंत होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। ट्रांजैक्शन लिमिट में वेरिएशन होता है, जैसे एनईएफटी में कम से कम 1 रुपया चाहिए, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल बैंक सेट कर सकती हैं अपनी लिमिट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे एनईएफटी जब आप ये सब करते हैं तो पर्सन टू पर्सन बैंक अकाउंट्स की एक लिमिट फिक्स हो जाती है। बैंक का जो होल्डर होता है, बैंक अकाउंट होल्डर, वो लिमिट फिक्स कर देता है कि मैक्सिमम मेरे अकाउंट से एनईएफटी से इतना ही पैसा जाना चाहिए। ये सब कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है। बहरहाल वैसे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब आरबीआई या बैंक की तरफ से। आईएमपीएस में भी मिनिमम 1 रुपया चाहिए और मैक्सिमम आप 2 लाख कर सकते हैं, ठीक है। आईएमपीएस छोटे लेवल के ट्रांजेक्शन के लिए होता है, जैसे आजकल यूपीआई होता है छोटे लेवल के ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल से, वैसी मोबाइल पेमेंट सर्विस हमने स्टार्ट करी थी, तो इसको भी छोटे लेवल पे ट्रांसफर पे रखा गया था। पहले 2 लाख लिमिट थी, अब ये लिमिट बढ़ के कितनी होगी, 5 लाख होगी, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 5 लाख कर दिया। आरटीजीएस में क्या होता है, आरटीजीएस में मिनिमम मिनिमम 2 लाख चाहिए, ठीक है। आरटीजीएस बड़े पेमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। बड़े खिलाड़ियों के लिए होता है आरटीजीएस, तुरंत भी ट्रांसफर कर देगा। और जिनको हैवी अमाउंट करना होता है वो आरटीजीएस यूज करते हैं, क्योंकि खुद देखो आप कि मिनिमम कितना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख से नीचे वालों को ये बात भी नहीं। फिर चार्जेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेन टू यूज पढ़ सकते हैं। जब छोटा अमाउंट हो तो एनईएफटी यूज कर लो आप, ठीक है। अर्जेंट पेमेंट करनी हो आईएमपीएस कर लो। अगर हाई वैल्यू अमाउंट को इंस्टेंट ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो आरटीजीएस यूज कर लो। तो डिपेंडिंग ऑन देयर यूज ये 3 तरह के पेमेंट सर्विसेज पहले यूज होते थे, आज भी होते हैं, बट आजकल यूपीआई ने तो बहुत हद तक दबा के रखा है। बट अभी भी बड़े बड़े पेमेंट्स इन्हीं से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एनईएफटी आईएमपीएस आरटीजीएस सिस्टम है, जो इकोनॉमी में हम इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। लवासना में जब हम इकोनॉमी करेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हु हैज बीन, ठीक है, हु हैज बीन कंफर्म विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। भारत की एक एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी, उन्होंने एक आर्यभट्ट अवार्ड चला, तो अभी किसको मिला है आर्यभट्ट अवार्ड, उन पर्सन का नाम बताइए। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। किस कैटेगरी में डालेंगे इसे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में। तो हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बताइए। करेक्ट आंसर इज जी सतीश रेड्डी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज जी सतीश रेड्डी। ऑलराइट, तो आज का पोर्शन यही समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर हम 96 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हेड कांस्टेबल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का नया बैच आया है, तो अगर एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 8076535685, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी कुछ क्लासेस हम ऐसी भी करते रहेंगे, लाइक जैसे रिवर्स वाला सिस्टम कर रहे थे, तो रिवर्स की और भी क्लासेस हम लेके आएंगे। तो जो 2 नदियां पड़ी थी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, उनको भूल नहीं जाना, उनको रिवाइज करके आना है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम रिवर्स वाला पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, शब्बा खैर।